हेलो कॉमर्स के ऑनर छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। मुझे पता है मैं बहुत लेट हूं, आपके एग्जाम आने वाले हैं, बट मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी कुछ समय पहले ही स्टार्ट करी है। मैं ये तो प्रॉमिस नहीं करूंगा कि सारे चैप्टर करा दूंगा, बट हाँ, बिजनेस स्टडीज को आपके एग्जाम से पहले पूरा रटवा दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट मेरे साथ बना रहना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए बेटा, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज का परफॉर्म करते हैं, राइट। आप भी बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो। उन एक्टिविटीज को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जो कोई भी इंडिविजुअल करता है लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, सिंपल वर्ड में पैसा कमाने के लिए, ठीक है, अपनी जीविका कमाने के लिए। ऑन द अदर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है बेटा जो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो परफॉर्म करता है आउट ऑफ लव, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म। मतलब यहाँ पे पैसे का कोई लेना देना नहीं है। मम्मी घर पे खाना बना रही है, क्यों बना रही है? क्योंकि आपसे प्यार करती है, राइट। तो ये सारी एक्टिविटीज जो आउट ऑफ लव, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म से की जाती है वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी के लिए इतना ही, आगे और डिटेल में देखेंगे इसको हम। तो चलिए पहले देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो लोग करते हैं विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, ठीक है। एक वर्कर जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है और एक टीचर जो है वो टीच कर रहा है स्कूल में। क्यों कर रहा है बेटा? क्योंकि दे वांट टू अर्न देयर लाइवलीहुड, ठीक है। चलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला आता है बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन, और तीसरा आता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में क्या होता है? ये वो एक्टिविटीज होती है जो कंसर्न होती है, कंसर्न मतलब रिलेटेड होती है विद द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का इसमें हम परचेज और सेल करते हैं विद अ व्यू टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इनकम कमाने के लिए प्रॉफिट की फॉर्म में, बाय सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द पीपल, लोगों की जरूरतों को पूरा करके। इन सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में समझाता हूँ मैं आपको। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज और सेल करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट। कैसे करते हैं? बाय सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ कस्टमर, जो कस्टमर है उसकी जरूरतों को पूरा करके, सिंपल। चलिए अगला आता है हमारे पास प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है बेटा? इसमें वो सारी एक्टिविटीज होती है जिसमें एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है। प्रोफेशन के लिए एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है बेटा। इसमें कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो हर एक प्रोफेशनल को फॉलो करने पड़ते हैं। और रिटर्न में ये इनकम कैसे कमाते हैं भाई? बाय चार्जिंग प्रोफेशनल फी, फीस चार्ज करके ये अपनी इनकम अर्न करते हैं। एग्जांपल समझते हैं बेटा। एग्जांपल लेते हैं एक लॉयर का। एक लॉयर जो है वो प्रोफेशनल है, उसके पास एक्सपर्ट नॉलेज होती है किसकी बेटा? लॉ की, ठीक है। उसे बहुत सारे गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। जैसे उसको क्या पहनना पड़ता है? एक ब्लैक कोट पहनना पड़ता है, राइट, इन द लॉ ऑफ कोड। ये क्या है? उसका कोड ऑफ कंडक्ट है। और भी बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक का एग्जांपल दिया मैंने आपको। और वो हमसे क्या चार्ज करता है बेटा? फीस चार्ज करता है, राइट। तो ही इज ए प्रोफेशनल। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है, डॉक्टर है और सीए है, ठीक है। चलिए अगला आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग जो है वर्क करते हैं किसी दूसरे के लिए, और उसके बदले में उन्हें मिलता है क्या? रेम्यूनरेशन, वेजेस और सैलरी की फॉर्म में, ठीक है। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए काम करेगा, उसके बदले में उसे सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगी, ठीक है, सिंपल। तीनों में डिफरेंस देखते हैं बेटा एक बार। मीनिंग हमारा क्लियर हो चुका है, अब हम बात करते हैं नेचर की। एक पर्सन जो है वो बिजनेस में क्या करता है? पैसा लगाता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। उसके पास कोई प्रॉपर स्किल हो या ना हो, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। एक प्रोफेशनल के पास हमेशा एक फॉर्मल एजुकेशन होती है और ट्रेनिंग होती है, राइट, जब भी वो अपना प्रोफेशन स्टार्ट करता है। एम्प्लॉयमेंट में अ पर्सन हु वर्क फॉर अदर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन टू गेट हिज लाइवलीहुड। यहाँ पे क्या होता है कि एक इंसान दूसरे के लिए काम करता है अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, ठीक है। अगला आता है फॉर्मल एजुकेशन। देखिए बिजनेस में किसी भी फॉर्मल एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं होती, एक अंगूठा छाप भी बिजनेस कर सकता है। ऑन द अदर हैंड फॉर्मल एजुकेशन जरूरत होती है हमें किसमें? प्रोफेशन में। किसी भी प्रोफेशन में आपको एंटर करना है तो आपको फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत है। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। सिमिलरली आपको अगर लॉयर बनना है तो आपको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला आता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में जो भी फॉर्मल एजुकेशन आपकी जॉब के लिए रिक्वायर्ड है आपको वही करनी पड़ेगी, उतनी ही रिक्वायरमेंट है आपके लिए एजुकेशन की, एज पर यूर जॉब प्रोफाइल।
ठीक है। रिटर्न, रिटर्न में क्या होता है बेटा, बिजनेसमैन को बदले में क्या मिलता है, बिजनेस करने के बदले में क्या मिलता है, उसे प्रॉफिट मिलता है। एक प्रोफेशनल को क्या मिलती है बेटा, उसकी फी मिलती है, प्रोफेशनल फी, ठीक है, जो वो चार्ज करता है। एम्प्लॉय को क्या मिलता है बेटा, रेम्यूनरेशन मिलता है, किसकी फॉर्म में, वेजेस और सैलरी की फॉर्म में। कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो देखिए बहुत पैसा चाहिए होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्लियर। प्रोफेशन में कंपैरेटिवली कम पैसा चाहिए होता है, और एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय को किस तरह के पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन, बिजनेसमैन को रजिस्टर नहीं करना पड़ता किसी भी एसोसिएशन के पास, बट अगर वो कुछ एसोसिएशंस में मेंबर बन लेता है, मेंबरशिप ले लेता है, तो उसके लिए अच्छा होता है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह है, तो इट्स नॉट कंपल्शन, बट अगर करता है तो अच्छी बात है, बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रोफेशनल को हमेशा रजिस्टर करना पड़ता है प्रोफेशनल एसोसिएशन में, जैसे लॉयर को बार काउंसिल में रजिस्टर करना ही पड़ेगा, एक डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी वो प्रैक्टिस कर सकता है। सिमिलरली एक सीए को ICAI में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारे पास एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं होती। डिसीजन मेकिंग, जो बिजनेसमैन होता है वो अपने डिसीजन लेने के लिए क्या होता है, फ्री होता है। प्रोफेशनल भी अपने डिसीजन खुद ले सकता है क्योंकि वो खुद का मालिक होता है। ऑन द अदर हैंड जो एम्प्लॉय है वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, राइट, उसको वही मानना पड़ेगा जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन उससे कहेगी। रिस्क, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। प्रोफेशनल के अंदर रिस्क होता है बट बहुत लिमिटेड, यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है कि वो उतना ही रिस्क है जब तक उसकी जॉब कंटिन्यू है। कमेंसमेंट, देखिए बिजनेस जो है वो जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस के लिए आप वो सारी पूरी करो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको लॉ प्रैक्टिस करनी है तो आपको बार काउंसिल से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हो जो भी आपकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है उसको पूरा करके, ठीक है बेटा। ऑनरशिप का ट्रांसफर, ठीक है, बिजनेस में आप ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करो और ट्रांसफर कर दो। आप ना तो प्रोफेशन को ट्रांसफर कर सकते हो ना ही एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, बिजनेस के एग्जांपल है, बिल्डर हो गया, ग्रोसरी शॉप हो गई, शॉपिंग मॉल हो गया। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर डॉक्टर, आर्किटेक्ट, लॉयर, तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क, ये सब हमारे एम्प्लॉयमेंट में है। चलिए अब आता है अगला हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है बेटा, मैंने आपको बताया ये वो एक्टिविटीज होती है जो सेटिस्फाई करती है किसको, सोशल और साइकोलॉजिकल नीड को। ये वो एक्टिविटी होती है जो हम करते हैं विथ लव, सिंपैथी, पैट्रियटिज्म या सेंटिमेंट, ठीक है। मॉम जो है घर पे खाना बना रही है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आउट ऑफ लव, ठीक है। फ्रीडम फाइटर जो है उन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, ठीक है, आउट ऑफ पैट्रियटिज्म। तो इन सेंटिमेंट्स, सिंपैथी, पैट्रियटिज्म की वजह से जो हम काम करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं वो कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, लाइवलीहुड अर्न करना कोई मोटिव नहीं होता। चलिए अगला आता है बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहली आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्यों करते हैं हम लोग, टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट जिसमें कमाते हैं वो क्या आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो दैट्स व्हाई बिजनेस इज कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए बिजनेस में हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो प्रोडक्शन करते हैं या क्या करते हैं प्रोक्यूरमेंट, या तो खुद बनाएंगे या बाहर से कहीं से खरीद के ले आएंगे, ठीक है। उसके आगे बढ़ा था हमने प्रोडक्शन एंड सेल, तो दूसरा क्या आ गया इसके अंदर, हम सेल करते हैं या फिर क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं, जो हमने प्रोड्यूस किया उसको बेच देंगे या फिर जो हमने खरीदा है उसको हम किसी और को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, किसके लिए, वैल्यू के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ रिटर्न में तो मिलेगा ना सेल करोगे तो। इसके बाद आता है हमारे पास प्रॉफिट अर्निंग। आपको पता है बिजनेस क्यों करते हैं, विद ए मोटिव ऑफ प्रॉफिट। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है किसी भी बिजनेस का क्या होता है बेटा, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। अगला है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखिए बिजनेस में रिटर्न कभी भी सर्टेन नहीं होती कि आपने 1 लाख रुपए लगा दिए तो उस पर 10% आपको रिटर्न मिलनी है, नहीं, बिजनेस में ऐसा कुछ भी सर्टेन नहीं है, क्योंकि बिजनेस हम फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर अनसर्टेन है, राइट, तो उसमें हमेशा पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस रहता है। अगला डीलिंग ऑफ गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस। देखिए भैया बिजनेस में आप हमेशा डील करते हो रेगुलर बेसिस पे, एक सिंगल ट्रांजेक्शन जो है वो कभी भी बिजनेस कंसिडर नहीं करती। देखो कैसे, मैंने एक चेयर बेच दी, क्या वो बिजनेस हो गया मेरा, नहीं।
जब मैं रेगुलर बेसिस पे सेल और परचेज करूँगा किसका, चेयर का, तब वो मेरा बिजनेस बनेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। ठीक है, अगला आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखिए बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है। ठीक है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ रिवॉर्ड एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस हमेशा रहता है। उसका रीजन आपको पता है कि बिजनेस जो है वो किस में होता है, फ्यूचर में, और फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो रिस्क बना रहता है। चलिए अगला आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो पहला आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है बेटा, समझो जरा। इंडस्ट्री में क्या होता है, सिंपल वर्ड में बोलूं तो इंडस्ट्री के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती है जो कंसर्न होती है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखो द सेक्टर, ये वो सेक्टर है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है किसमें बेटा, यूजफुल प्रोडक्ट में। और जब हम रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलती है हमें, यूटिलिटी गेन होती है। क्या होती है, यूटिलिटी गेन होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है बेटा, प्रोडक्शन भी आता है, प्रोसेसिंग भी आती है। इसके साथ साथ इसके अंदर क्या आता है, रियरिंग और रिप्रोडक्शन भी आता है किसका, एनिमल का। ठीक है, तो इंडस्ट्री में हम लोग कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों ही तरह के गुड्स बनाते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं बेटा, ये वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर यूज करता है डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, जैसे ब्रेड, बटर, ये सब क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स। ऑन द अदर हैंड कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक प्रोड्यूसर यूज करता है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे मशीनरी हो गई। ठीक है, चलिए तो इंडस्ट्रीज को हम क्लासीफाई करते हैं बेटा तीन इंडस्ट्रीज में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इंडस्ट्रीज को हम और आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं, एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की। ठीक है बेटा, ठीक है, इस इंडस्ट्री को हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना एक्सट्रैक्शन होता है किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, इसमें क्या आता है बेटा, एक्टिविटी कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री में जो वेल्थ क्रिएट की जाती है वो कैसे की जाती है, नेचुरल रिसोर्स की मदद से, मतलब वाटर, एयर, लैंड, ये जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है इनकी मदद से हम वेल्थ क्रिएट करते हैं, इनका यूज करते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी इंडस्ट्री इज रिलेटेड विथ नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज से वेल्थ क्रिएट करना ही प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कौन सी होती है बेटा, देखो नाम से पता लग रहा है एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट करना मतलब क्या है, ड्रॉ आउट, निकालना, प्रोडक्ट्स निकालना, कहां से, नेचुरल सोर्स से, नेचर से प्रोडक्ट को निकालना। जैसे फिशिंग करना, फिशिंग में क्या करते हो, आप वाटर बॉडी से क्या करते हो, रिसोर्स निकाल रहे हो। आप माइनिंग माइनिंग करते हो तो क्या करते हो, जो नेचुरल रिसोर्स जो लैंड है वो उसमें से जो कोल पेट्रोलियम है वो निकाल रहे हो और बाकी यूजफुल चीजें निकाल रहे हो। राइट, सिमिलरली हंटिंग, हंटिंग जो फॉरेस्ट है हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है, वहां से हंट कर रहे हो। राइट, सिमिलरली फार्मिंग, फार्मिंग में क्या होता है बेटा, आप लैंड का इस्तेमाल करते हो, लैंड की जो फर्टिलिटी है उसका इस्तेमाल करते हो अपनी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। राइट, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेटा, प्रोडक्ट्स ले रहे हो कहाँ से, नेचुरल रिसोर्स से, और उससे आप क्या कर रहे हो, अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी है, क्लियर हो गया आपको, फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग और फिशिंग। अगला आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। ये किससे रिलेटेड होती है समझो जरा, ये रिलेटेड होती है बेटा रियरिंग और ब्रीडिंग से। रियरिंग और ब्रीडिंग किसकी, लिविंग ऑर्गेनिम्स, लिविंग ऑर्गेनिम्स को पालना, उनको इंटरब्रीडिंग करना, वो आता है किसमें, हमारे पास जेनेटिक इंडस्ट्री में। और करते क्यों है, आपको पता है, दूध के लिए। पोल्ट्री फार्मिंग क्यों करते हैं, अंडे वगैरह के लिए, मीट के लिए। राइट, फिशिंग जो होती है वो फिश के लिए। नर्सरी में हम प्लांट्स उगाते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो डाउट यहाँ तक। चलिए अगला आता है हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री। देखो बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है किसमें, फिनिश गुड्स में। राइट, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं, जो मटेरियल आपने एक्सट्रैक्ट किया था कहां पर, प्राइमरी स्टेज में, उसे कन्वर्ट करना किसमें, फाइनल प्रोडक्ट में, वो आता है किसमें, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ठीक है, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं बेटा दो पार्ट में, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, नाम से पता लग रहा है, मैन्युफैक्चर करना, मतलब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना किसमें, फिनिश गुड्स में। ठीक है बेटा, अब इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा ये ना जेनेटिक गलती से मिसप्रिंट हो गया, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की टाइप है। इसको हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को।
पहला एनालिटिकल, दूसरा सिंथेटिकल, तीसरा प्रोसेसिंग और चौथा असेंबलिंग। पहले बात करते हैं एनालिटिकल की। एनालिटिकल में क्या होता है बेटा, एक प्रोडक्ट को डिवाइड किया जाता है, मतलब एक प्रोडक्ट में से बहुत सारे सेमी प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम में से पेट्रोल, डीजल, ठीक है ना, ये सब निकाला जाता है, तो वो कौन सी इंडस्ट्री होती है, एनालिटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है बेटा, इसके अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, राइट, उसे बोलते हैं सिंथेटिकल। ठीक है, अगला आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग में क्या होता है बेटा, बहुत सारे प्रोसेस से रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, उसको बोलते हैं इसलिए प्रोसेसिंग। जैसे शुगर केन से शुगर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, राइट। कॉटन से क्लोथ बनाने के लिए, शर्ट बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। अगला आता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा, इसमें हम असेंबल करते हैं, राइट। आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एक आपने एक लैपटॉप लिया, लैपटॉप का मदरबोर्ड कहीं से लिया जाता है, राइट, रैम कहीं से ली जाती है, और जो उसका स्क्रीन है वो कहीं से ली जाती है, इन सबको मिला के असेंबल करके सेल कर दिया जाता है। सिमिलर होता है हमारे साथ किसके साथ, कार में और भी बहुत सारी चीज़ों में, इसको बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा जो है हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नाम से पता लग रहा है, टू कंस्ट्रक्ट, क्या करना भाई, बनाना। क्या बनाना, बिल्डिंग, डैम, रोड्स, ये सब किस में आता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट, आयरन, स्टील, लाइम, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अगला आता है हमारे पास बेटा थर्ड इंडस्ट्री, वो है हमारे पास टर्शियरी इंडस्ट्री। देखिए, ये इंडस्ट्री जो होती है वो कंसर्न होती है प्रोवाइडिंग द सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। किसको, आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सर्विस प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करती है, जिससे एक इजी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में बोलूं तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को काम में हेल्प करती है। कौन सी, टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्रीज के बिना प्राइमरी और सेकेंडरी का जो वर्क है वो इजिली स्मूथली पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास कॉमर्स। ठीक है बेटा, अब मैं आपको पहले सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कॉमर्स क्या है। कॉमर्स में वो सभी एक्टिविटीज आती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, किससे, हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने तक के जितने भी प्रोसेस है उन सब से। ठीक है, चलिए, तो कॉमर्स एज ऑल दोज एक्टिविटी विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कस्टमर, कि भैया हमारा जो अल्टीमेट कस्टमर है वहां तक अपने गुड्स को पहुंचाने के जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सब किसमें आती है, कॉमर्स में आती है। ठीक है बेटा, कोई यूज ही नहीं है गुड्स को बनाने का, सेल करने का, अगर वो अपने अल्टीमेट कस्टमर तक ना पहुंच पाए। ठीक है, कोई डाउट। तो जो कॉमर्स है उसका पार्ट होता है क्या, ट्रेड। कॉमर्स को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड में केवल क्या आता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर केवल क्या आता है, गुड्स और सर्विस को खरीदना और सेल करना। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग ट्रेड। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं, वो सब आएंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड। यहाँ पे केवल क्या आता है, खरीदना और बेचना। ठीक है, ये करता क्या है, ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को एक साथ लेके आता है। ठीक है, ब्रिंग टुगेदर, ये इनके बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए, तो ट्रेड जो है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। नाम से ही पता लग रहा है इंटरनल, इंटरनल मतलब विद इन द बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, कंट्री की बाउंड्री के अंदर, मतलब अपने देश के अंदर अंदर जो व्यापार कर रहे हो वो कौन सा है, इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड दो तरह का है बेटा, एक आता है होलसेल और दूसरा आता है रिटेल। होलसेल मतलब जब आप सामान को बेचते हो, कैसे, बल्क में, लार्ज क्वांटिटी में, तो क्या आता है वो, होलसेल ट्रेड। जब आप सामान को बेचते हो खरीदते हो कैसे, लूज मतलब स्मॉल क्वांटिटी में, वो किस में आता है बेटा, रिटेल में। ठीक है, अगला जो हमारे पास है वो है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्या है बेटा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की ज्योग्राफिकल लिमिट के बियॉन्ड, मतलब हमारी कंट्री की ज्योग्राफिकल लिमिट के बाहर, मतलब किसी और देश में हम सेल कर रहे हैं और उन्हीं से हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में बोलते हैं इसको ट्रेड बिटवीन टू और मोर
कंट्रीज। दो कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड होता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड तीन तरह का होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। मतलब तीन पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक्सपोर्ट क्या है? परचेज करना, किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को। किससे? दूसरी कंट्री से। ठीक है, एक्सपोर्ट में क्या आता है? बेचना, किसको? गुड्स एंड सर्विस को। किसको? दूसरी कंट्री को। परचेज करना इंपोर्ट, सेल करना दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट। ये तीसरा इंपॉर्टेंट है। एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट क्या होता है बेटा? यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज किसी एक कंट्री से खरीदते हैं और किसी तीसरी कंट्री को बेच देते हैं। ठीक है, मैंने यूएसए से खरीदा और चाइना को बेच दिया, तो ये क्या है हमारे पास? एंटरपोर्ट। इसके बाद आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। द ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है? वो सारी एक्टिविटीज जो ट्रेड को करने में, मतलब स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड में मदद करे। मतलब बाइंग और सेलिंग करने में जितनी भी एक्टिविटीज हमारी मदद करती है कि भैया स्मूथली हमारा खरीदना और बेचना हो जाए हमारे गुड्स का, उसे बोलते हैं हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, ये क्या करती है बेटा? हेल्प करती है ये एक्टिविटीज हमारी रिमूव करने में हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावटें, जो व्यापार की, मतलब ट्रेड की जितनी भी रुकावटें हैं उनको खत्म करने में ये हमारी मदद करती है। ठीक है बेटा, चलिए तो एक एक करके देखते हैं उनको हम सबको। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो होती है बेटा वो हेल्प करती है किसमें? रिमूवल करने में, रिमूव करने में। किसको रिमूव करने में? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। कि भैया प्लेस की जो हिंड्रेंस है उसको दूर करती है ये। समझो इस बात को। देखिए आपने जो प्रोडक्शन करा है वो आप अपने ही एरिया में सेल नहीं करोगे, आप उसको अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्री में सेल करोगे। और वहां तक पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। और उन कंज्यूमर, पोटेंशियल कंज्यूमर से बात करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक वे ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। कम्युनिकेशन से क्या होता है बेटा? इंटरेक्शन होता है किसके बीच में? एक पार्टी के दूसरी पार्टी से, वो एक दूसरे से बात करते हैं और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और परचेज करते हैं। चलिए अगला आता है हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंस। बेटा ये क्या करता है? ये जो फाइनेंस की हिंड्रेंस है उसे दूर करता है। ठीक है, हर बिजनेस को पैसा चाहिए होता है। ठीक है, अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो यू नीड फंड, फाइनेंस। ये बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। और ये प्रॉब्लम कौन दूर करता है बेटा? हमारी बैंक, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें लोन देकर, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करके। अगला आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कौन सी हिंड्रेंस को दूर करता है बेटा? हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। आपको पता है बिजनेस में बहुत सारे रिस्क है, उन रिस्क से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा इंश्योरेंस। राइट, जैसे आग लग जाए फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में चोरी हो जाए, इन सब रिस्क से हमें वो कवर करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगला है हमारे पास वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है बेटा? ये दूर करता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम को। देखिए आपने जो प्रोडक्शन करा है वो सारा का सारा आप अभी नहीं बेचोगे, राइट? आप उसको क्या करोगे? स्टोर करके रखोगे। स्टोर कहाँ करोगे बेटा? वेयर हाउस में। जैसे आप उसको बाद में सही रेट पे, अच्छे रेट पे, जब भी अवेलेबिलिटी जरूरत हो, जब भी आप उसको सेल कर सको। ठीक है, तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम को वेयर हाउस जो है वो उसको दूर करता है। अगला आता है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। कि भैया आपके पोटेंशियल कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करता है कौन? हमारा एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक रिलेशन। कैसे दूर करता है बेटा? आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करके। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? चलिए अगला आता है मिडल मैन। मिडल मैन कौन से हिंड्रेंस को दूर करता है बेटा? ये करता है बेटा हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को रिमूव करता है। देखो जो हमारा प्रोड्यूसर है और जो हमारा कंज्यूमर है, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, राइट? इस गैप को फुलफिल करते हैं हमारे कौन? मीडियोकर्स, मतलब हमारे होलसेलर, हमारे रिटेलर्स, राइट? तो ये एक लिंक क्रिएट करते हैं प्रोड्यूसर और हमारे कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, जिससे कि इजी फ्लो हो सके किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। चलिए अगला आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कौन सा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे बेसिक होता है प्रॉफिट अर्निंग। आपको पता है हर बिजनेस का प्राइमरी मोटिव तो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना ही होता है। ठीक है, ये ये एक सोल है, किसी भी बिजनेस की सोल है, आत्मा है। ठीक है ना, कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है, विदाउट प्रॉफिट। दूसरा आता है बेटा क्रिएशन ऑफ कस्टमर। देखिए प्रॉफिट कमाओगे कैसे?
जब आपके पास एक अच्छा कंज्यूमर बेस होगा, राइट। अब कंज्यूमर बेस कैसे बनेगा? जब आप अच्छे प्रोडक्ट्स उन्हें सप्लाई करोगे, राइट। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट जो है वो कभी भी हवा में नहीं बन जाता, राइट। इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है कंज्यूमर को की नीड को पूरा करने के लिए, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। अगला आता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है बेटा? एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। इसको हम प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं? जो आपने बिजनेस एक्टिविटीज करी है वो कितनी एफिशिएंटली करी है, जो आप बिजनेस कर रहे हो वो कितनी एफिशिएंटली कर रहे हो, ठीक है ना। यूजुअली लास्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है, ये बिजनेस का लास्ट ऑब्जेक्टिव कंसिडर करता है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो होती है वो मेजर करते हैं कैसे? आउटपुट से, कि भैया जितने भी आपने बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करी है उसका आउटपुट क्या निकला है, ठीक है। ये सिंपल वर्ड्स में ये रिजल्ट होता है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का। तो अगला आता है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव को मैं समझाता हूँ आपको बेटा। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, कोई भी बिजनेस जो है वो अपनी सोसाइटी से ही सारे के सारे उसके रिसोर्स लेता है और उन्हीं को सर्व करता है, तो उनकी तरफ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे उनको गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करना रीजनेबल प्राइस पे, ठीक है। तो बिजनेस जो है वो सोसाइटी की नीड को ही पूरा करने के लिए एग्जिस्ट करता है, राइट। तो बिजनेस की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करे किसको? सोसाइटी को, ठीक है। और क्या ना करे? ब्लैक मार्केटिंग ना करे, ठीक है। मैनिपुलेटिव एडवर्टाइजिंग ना करे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास बेटा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए, इंडिया जैसी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसकी? हमारे बिजनेस की, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें, जिससे सोसाइटी का के साथ साथ हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट हो, ठीक है। अगला आता है फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है बेटा? कि भैया जो आपके एम्प्लॉय है, जो आपका बेस है बिजनेस का, ठीक है, उनको आप उनकी मेहनत के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड करो, वेजेस प्रोवाइड करो, राइट, जिससे वो सेटिस्फाई रहे और आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी वो आगे बढ़ाए। तो ये फेयर रेम्यूनरेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव का। चलिए, अगला टॉपिक आता है हमारे पास बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन देखते हैं बेटा पहले। इज डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी अनफेवरेबल इवेंट। कि भाई बिजनेस रिस्क क्या है? कोई भी एक ऐसा अनफेवरेबल इवेंट हो जाना जो आपके पोटेंशियल गेन को क्या कर देगा? कम कर देगा, मिनिमाइज कर देगा, और आपके होने वाले लॉस को क्या कर देगा? मैक्सिमाइज कर देगा। सिंपल वर्ड में बोले, ठीक है, तो बिजनेस रिस्क वो सारे फैक्टर्स है जो बढ़ाते हैं चांस ऑफ लॉस इन द बिजनेस। बिजनेस में लॉस होने के चांस को बढ़ा देते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। उसे हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की। बिजनेस रिस्क होता क्यों है बेटा? क्योंकि अनसर्टिनिटीज है, ठीक है। बिजनेस किसमें करते हैं? फ्यूचर में। फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, राइट। इसीलिए हमारे पास बिजनेस में क्या होता है? रिस्क होता है, राइट। अनसर्टेनिटीज की वजह से, जैसे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, या डिमांड का पैटर्न ही चेंज हो गया, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, रिस्क ही रिस्क है। चलिए, अगला आता है हमारे पास एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। रिस्क जो होता है वो एक एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। बिना रिस्क के बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। आप एक प्रॉपर प्लानिंग से रिस्क को कम कर सकते हो, पर कभी भी न्यूलीफाई, नल नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। एवरी बिजनेस हैज रिस्क, जो वैरी करता है वो किस तरह का बिजनेस है। छोटा बिजनेस है तो रिस्क कम है, बड़ा बिजनेस है रिस्क ज्यादा है। अगर आपका केवल एक्सचेंज ऑफ गुड्स का बिजनेस है, इधर से खरीद के उधर बेचते तो रिस्क कम है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रिस्क ज्यादा है। तो टाइप ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि कितना रिस्क होगा, ठीक है। अच्छा, बिजनेस का रिस्क लिया ही क्यों जाता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। सिंपल सेइंग होती है बिजनेस में कि भैया मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, ठीक है। मूवी में आपने सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है। चलिए, और ये सही सेइंग है। अब आता है टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। कितने तरह के बिजनेस रिस्क होते हैं बेटा? पहला आता है स्ट्रेटेजिक रिस्क, ठीक है। ये रिस्क जो होते हैं वो कभी भी हो सकते हैं बिजनेस में, ठीक है। ये मेनली रिलेट करते हैं किससे बेटा? कंज्यूमर की प्रेफरेंस से, कि भैया कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो कभी भी चेंज हो जाती है। अभी वो आपके प्रोडक्ट को लाइक करता है, कल वो आपके प्रोडक्ट को लाइक नहीं करेगा,
ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हर एक बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो रियल टाइम फीडबैक लेता रहे, किससे, अपने कस्टमर से, उनकी डिमांड को समझता रहे कि वो क्या चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस में चेंजेस लाता रहे। अगला आता है कॉम्प्लायंस रिस्क। कॉम्प्लायंस रिस्क क्या होता है बेटा, ये वो रिस्क होता है जो होता है किसकी वजह से, रूल्स एंड रेगुलेशन, किसकी, रेगुलेटरी बॉडी और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से होता है। समझिए फॉर एग्जांपल के साथ, आप अभी एक ऐसा बिजनेस कर रहे थे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के फेवर में था, ठीक है, अब गवर्नमेंट चेंज हो गई, ठीक है, आपको पता है पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस तो ऐसी है, कभी भी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। अब गवर्नमेंट जो चेंज हुई, उस गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके बिजनेस को इलीगल कंसीडर कर दिया, राइट। तो क्या हुआ, आपका बिजनेस ठप हो गया, राइट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका बिजनेस, रेगुलेटरी बॉडीज या गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर, उसको आपको कंप्लाई करना ही पड़ता है, ठीक है। अगला आता है फाइनेंशियल रिस्क। देखिए, बिना फंड के बिजनेस होना पॉसिबल नहीं है। तो ये वो रिस्क होते हैं जो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण होते हैं। देखिए, आपने किसी कंज्यूमर को अपना सामान बेचा उधार पे, उसने आपको पेमेंट नहीं दी, पेमेंट नहीं दी तो आपने आगे पेमेंट नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आपको सामान नहीं मिला, आपका बिजनेस अप हो गया, ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल रिस्क। अगला आता है ऑपरेशन रिस्क। ऑपरेशन रिस्क क्या होता है बेटा, ये वो रिस्क होता है जो अराइज होता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस या ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन की वजह से, मतलब बिजनेस के जो ऑपरेशंस होते हैं उसी में ये रिस्क अराइज होता है। जैसे मान लो मशीनरी खराब हो गई आपकी, ब्रेक डाउन हो गया किसका, मशीनरी का, या फिर स्ट्राइक कर दिया आपके लेबर ने, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, डिले होता है किसमें, ऑपरेशन में, जिसकी वजह से आपका बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, कभी भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे एस्पेक्ट्स को सोचकर चलना चाहिए। तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स है जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें सोच लेने चाहिए, डिसाइड कर लेने चाहिए, एक एक करके देखते हैं। फैक्टर टू स्टार्ट ए बिजनेस। पहला आता है कि बिजनेस को सेलेक्ट करना, कि भैया बिजनेस करना कौन सा है। आपको बिजनेस वही करना है जो जिसका फ्यूचर मार्केट हो, ठीक है, जो प्रॉफिट को कंसीडर करे, मतलब प्रॉफिट को कंसीडर करके आपको बिजनेस करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसके अलावा जिसकी नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज जो आपका एंटरप्रेन्योर है उसे होनी चाहिए। ऐसा कोई बिजनेस मत कर लेना जिसकी नॉलेज ही नहीं है आपको, ठीक है। तो इसकी डिमांड हो, जो प्रॉफिट मेकिंग हो, और जिसकी नॉलेज हो, ठीक है। अगला आता है, एक बार डिसाइड कर लिया कि बिजनेस क्या करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि किस लेवल पे, मतलब आपके बिजनेस का साइज क्या होगा। आपको लार्ज स्केल में बिजनेस करना है या स्मॉल स्केल में बिजनेस करना है, तो उसके बाद ये डिसाइड करना होता है। तीसरा, बिजनेस की लोकेशन आपको डिसाइड करनी होती है, कहाँ पे आपको बिजनेस करना है। आपको बिजनेस हमेशा वही करना चाहिए जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, जहाँ पे उस बिजनेस के लिए लेबर अवेलेबल हो, जहाँ पर पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी हो। अरे बस समझ में। चलिए, अगला आता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फंड तो किसी भी बिजनेस की लाइफलाइन है, राइट। तो आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, फंड तो किसी भी बिजनेस की लाइफलाइन होती है, तो आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, ठीक है, मशीनरीज परचेज करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, फंड चाहिए, राइट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंड होने चाहिए आपके पास, तभी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है कि भैया पैसा यहाँ यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अगला आता है एफिशिएंट वर्कफोर्स। देखिए, एक कॉम्पिटेंट और ट्रेन वर्कफोर्स जो होती है वो बेसिक इनपुट होता है किसका बेटा, आपके बिजनेस का। आप एक ट्रेन एम्प्लॉयज के बिना अपने बिजनेस को कभी भी सक्सेसफुल नहीं बना सकते। जो आपका बिजनेस होता है वो डिपेंड करता है कंप्लीटली ह्यूमन रिसोर्स पे, राइट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया आपके एप्रोप्रिएट जो ह्यूमन रिसोर्स है जो आपके बिजनेस के लिए है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, दोनों लेवल पे, वर्कर लेवल पे भी और मैनेजरियल लेवल पे भी। अगला आता है हमारे पास फिजिकल रिक्वायरमेंट। फिजिकल रिक्वायरमेंट मतलब बिजनेस करने के लिए बहुत सारे इनपुट चाहिए होते हैं, जैसे मशीनरी हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, टूल्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे के सारे जो हमारे पास फिजिकल रिक्वायरमेंट है ये पूरी होना बहुत जरूरी है। तो आपको इन सबको भी कंसीडर करना है अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ द बिजनेस, ठीक है, क्लियर। तो ये फैक्टर्स आपको हमेशा कंसीडर करने हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। आई होप आपको सभी कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके लिए अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, सब कुछ करा देंगे।
और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी उसकी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।